हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 11। इसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में, जैसे कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है या फिर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो या फिर पीपीपी मॉडल पर होता है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स के यहाँ पर आपको हमको देखने को मिलेगा। जनरली यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के अलावे जो पीपीपी मॉडल होता है उसके अंडर में बहुत सारे आपको इन्वेस्टमेंट मॉडल मिलेंगे। ये सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का अगर हम बेनिफिट की बात करें तो प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको मॉडल का आपको जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो नाम दे के स्टेटमेंट में वन टाइप का स्टेटमेंट होगा जिसमें आपको पूछा जाएगा ये। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे प्रीलिम्स में वो कठिन नहीं आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस बेसिकली आपको मॉडल के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है ये और इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है, यानी ट्रेडिशनल मॉडल का मतलब ये हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि 1950 से ही किस तरीके से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका नेचर क्या है, उसको हम ट्रेडिशनल मॉडल्स कहते हैं। बाकी 1991 के रिफॉर्म के बाद, एलपीजी रिफॉर्म के बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का जैसे धीरे धीरे डोमिनेशन बढ़ता है, पीपीपी मॉडल पर भी बहुत सारे यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद अलग तरीके के मॉडल्स आते हैं। लेकिन उससे पहले, एलपीजी रिफॉर्म से पहले, यानी कि कुल मिला के 1950 से लेके आपको 1991 तक का जो मॉडल रहता है, कहीं ना कहीं उसको हम ट्रेडिशनल मॉडल कहते हैं। तो आप इनिशियल टाइम्स पे देखेंगे इंडिया में कि जो सेविंग होती है लो होती है, चाहे वो आप गवर्नमेंट की सेविंग की बात करें या फिर आप हाउस होल्ड सेविंग की बात करें, बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं होती। जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आपको जीडीपी ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता था। ये एक अनऑफिशियल वर्ड है जिसपे कहा जाता था कि जिस तरीके से हिंदूज का पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता था कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो ट्रैप हो गई है एक स्पेसिफिक जीडीपी ग्रोथ रेट के तहत, तो उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता था, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल वर्ड है। तो जो सेविंग हुआ करती थी, जनरली सेविंग जो होती थी लोगों के पास होती थी, गवर्नमेंट के पास इतनी सेविंग होती नहीं थी कि बजटरी डेफिसिट उस समय भी देखने को मिलता है, आज भी आपको देखने को मिलता है। तो सरकार के पास उतनी सेविंग होती नहीं है, ओके। लोग भी जो होते हैं, लोग उस समय भी बैंकिंग सेक्टर का उतना अप्रोच नहीं था जितना आज है। आज सेविंग जो आप देखेंगे बैंकों में मिलता है, ठीक है। यानी कि लोग अपनी सेविंग को बैंक्स में रखते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, एफडी वगैरह करते हैं, ओके। तो बैंक के पास उतना पैसा होता है तो बैंक भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है। लेकिन उस समय जो सेविंग होता था, हाउस होल्ड सेविंग का जो नेचर था, लोग बैंक में नहीं रखते थे पैसा, जानकारी भी नहीं थी, और बैंक का उतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, खास करके 50-60s के टाइम पर। तो उस समय लोगों के पास घर में पैसा सेविंग के रूप तौर पे होता था, ठीक है। तो उस समय जो हमारी इकोनॉमी थी उसको कहा जाता था हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग ड्राइवन इकोनॉमी, यानी कि जो हाउस होल्ड है, जो लोग हैं, उनके पास ही सेविंग रहती है और उसकी वजह से ये इकोनॉमी चल रही है, ठीक है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली देखेंगे कि दो तरीके के मॉडल्स थे इन्वेस्टमेंट के। एक मॉडल हुआ था टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट का मॉडल था, और एक बॉटम अप इन्वेस्टमेंट का मॉडल था। हमारे यहाँ ज़्यादातर उस समय इनिशियली टाइम पर टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट मॉडल का यूज़ किया गया। इसका मतलब क्या होता है? टॉप डाउन का मतलब होता है कि आपको टॉप से स्टार्ट करना है और डाउन तक जाना है, ठीक है, यही चीज़ होती है। तो टॉप डाउन अप्रोच में ये हुआ कि जो कैपिटल इंडस्ट्री हुआ करती थी या फिर जो कोर इंडस्ट्री हुआ करती थी, कैपिटल या फिर कोर इंडस्ट्री। तो कोर इंडस्ट्री जैसे कि सीमेंट बनाने वाली कंपनी हो, पेट्रोलियम डीजल वगैरह जो कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनी होती है ना, पावर जनरेशन कंपनी, फर्टिलाइजर बनाने वाली, सब कोर इंडस्ट्री कही जाती है। तो ये जो कोर इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है तो इसको हम टॉप इंडस्ट्री कह देते हैं। तो कोर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा तो इसका इफेक्ट आपको उसके नीचे वाली इंडस्ट्री, उसके बाद उसके नीचे वाली इंडस्ट्री, यानी कि जो माइक्रो एमएसएमई इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे ये ऊपर से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नीचे की तरफ आएगा। तो ये अप्रोच था टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट का। बॉटम अप इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो इसमें क्या होता था कि जो सबसे नीचे वाले सेक्टर हुआ करते थे, यानी जिनको एमएसएमई कहा जाता था, ठीक है, माइक्रो और जो कॉटन इंडस्ट्री हुआ करती थी, या फिर जिसको हम विलेज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं,
वहां पर इन्वेस्टमेंट होता था और वहां से फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ यानी कि कोर इंडस्ट्री की तरफ जाता था। ठीक है, तो ये दो तरीके के मॉडल थे हमारे यहाँ जो यूज किया गया जनरली उस समय टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट को यूज किया गया। और टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट में जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। और हमारे समय 1950s के टाइम पर उसमें प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट इस तरीके से था नहीं कि प्राइवेट सेक्टर इनिशिएट करे ग्रोथ को, तो सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के थ्रू उन्होंने क्या किया कि टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट के मॉडल को अपनाया था। तो जो पहला इन्वेस्टमेंट मॉडल आपको देखने को मिलता है ये आपको सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था, जो कि जिसको हम महालनोबिस पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, वहां से ये स्टार्ट किया गया और ये इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर के थ्रू होता था। ठीक है, आपको पता है पीएससी होती थी और उसके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था पब्लिक सेक्टर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का या फिर गवर्नमेंट का पब्लिक इन्वेस्टमेंट का? ऑब्जेक्टिव ये था टू इंक्रीज द सिग्निफिकेंट कैपेसिटीज इन क्रिटिकल एरियाज। ठीक है, क्रिटिकल एरियाज जैसे कि आपको एटॉमिक एनर्जी हो गई या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए या फिर जो कोर इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, ठीक है, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग करने का। साथ ही साथ अचीव सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस उस समय क्या था कि हम इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट की तरह काम करते थे, यानी कि हमें उस एरिया को उस चीज़ों को अपने यहाँ प्रोडक्शन करना है जो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि इंपोर्ट को हमें खत्म करना होगा। तो सेल्फ रिलायंस के को अचीव करने के लिए एंड टू बिकम अ ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, साथ ही कहा गया कि इस तरीके से अगर पब्लिक सेक्टर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ग्रोथ होगा, कहीं ना कहीं ये क्या करेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सप्लीमेंट करने का काम करेगा और एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जिस पर प्राइवेट सेक्टर भी अपना वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट था जिसको हम बेसिक कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कोर इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका ट्रेडिशनल मॉडल था जो इनिशियली 1950 से 1991 के बीच में ये अपनाया गया। अब इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस थे। जो पब्लिक सेक्टर लेड इन्वेस्टमेंट या फिर हमारा जो कोर इन्वेस्टमेंट का मॉडल हमने अपनाया था, इसके कुछ खामियां थी, कुछ लिमिटेशंस भी थे। पहली चीज ये कि हमारे यहाँ इन जो सेविंग था ये काफी कम था। सेविंग कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम होता था, क्योंकि जो आपके पास पैसा एक्स्ट्रा रहेगा उसी को तो आप इन्वेस्ट करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो आपका ग्रोथ भी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार के पास भी सेविंग नहीं है, वो भी तो बजटरी डेफिसिट में अभी तक सरकार चल रही है। लोगों के पास उस समय उतनी परचेजिंग पावर ही नहीं थी, इनकम ही नहीं थी। आप जब ब्रिटिश टाइम के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता था वो कितना होता था, 0.5% के हिसाब से इंक्रीज होता था। जीडीपी ग्रोथ करीब 2% के आसपास से या 1.5 से 2% के आसपास में ही हुआ करती थी। तो उसी चीज को, उसी हेरिटेज को हमने इनहेरिट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अचानक से चीजें नहीं बदलती हैं, चीजों को बदलने में काफी वक्त लगता है। तो इस वजह से लोगों के पास भी उतना पैसा था नहीं, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। दूसरी चीज बात करें कि सबसे बड़ी जो सरकार के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, यानी एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड कीजिए, ओके, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस समय अभी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए थे फूड प्रोडक्शन के मामले में। हमें यूएसए और कुछ यूरोपियन कंट्रीज से फूड हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, और जिसके लिए हमने ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह भी लाए सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। तो यहाँ पर चीजें क्या थी कि ज्यादा सोशल सेक्टर पर स्पेंड करना पड़ता था सरकार को। तो सरकार के पास भी पैसे नहीं थे, उसको सरकार को भी आपको फूड ग्रेन्स पर सब्सिडी देनी पड़ती थी, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मिलती थी। साथ ही साथ गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करने के लिए टैक्सेस बढ़ा नहीं सकती थी, अगेन क्योंकि सोशल सेक्टर का ही मामला था, तो जो टैक्सेस वगैरह थे वो भी नहीं बढ़ाए जाते थे। खैर, लोगों के पास भी उतना पैसा या फिर एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से नहीं था कि आप टैक्सेस बढ़ाएं। उस समय भी आफ्टर इंडिपेंडेंस तुरंत देखेंगे कि उस समय भी करीब 85% जो पॉपुलेशन था वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट था। तो एग्रीकल्चर पर तो आज भी टैक्स नहीं लगता। तो अब इसमें भी 85% में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन थी या फिर बहुत कम थी या फिर नहीं थी। ठीक है, तो टैक्स बढ़ाने के कोई मतलब भी नहीं था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा गवर्नमेंट का हाई रहता था, तो उसके पास भी सेविंग नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की बात करें कि जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, यानी कि जो कैपिटल बनाती है, इसके मामले में
देखें कि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कुछ अच्छा रहा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की इफिशियंसी नहीं रहती है, करप्शन वगैरह रहते हैं, लीकेज वगैरह रहते हैं, तो गवर्नमेंट इस मामले में ज्यादा वो इफिशियंट नहीं रहती, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उनके जो टाइम जितना डिसाइड किया जाता है वो भी ओवररन हो जाता है, ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा टाइम लगने की वजह से इन्फ्लेशन विल इंक्लूड होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से देखेंगे कि इंटेंसिटी जो होती है, कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी कि प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो कैपिटल इफिशिएंसी होनी चाहिए, कम बजट में ज्यादा आउटपुट लेना, ये गवर्नमेंट की कभी शुरू से ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रही है। तो गवर्नमेंट का शुरू से रहता है, प्रोजेक्ट लेते हैं वो भी लेट हो जाता है, टाइम के साथ उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर ज्यादा उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो फोकस था सरकार का कि हमें कैपेसिटीज को इंक्रीज करना है, ठीक है, थ्रू अवेलेबल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, और कुछ टेक्नोलॉजी फॉरेन से भी लाए जाते थे, तो इनका यूज करके हमें कैपेसिटीज को इंक्रीज करना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ यूएसएसआर में उस समय जो कैपिटल मॉडल चलता था। साथ ही साथ दिस मॉडल फॉलोड फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कोर में इन्वेस्टमेंट होता था, कोर इंडस्ट्री में, तो कैपिटल फॉर्मेशन होता था, बट इट वाज लिमिटेड मैनर एंड नॉट टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इंटेंसिव ड्राइवन, ठीक है। सरकार का सब कुछ पर कंट्रोल रहता था, प्राइवेट सेक्टर को उतनी आज़ादी थी नहीं, लाइसेंस राज का टाइम था, तो प्राइवेट सेक्टर उतना एक्सपेंड नहीं करता था, खर्च नहीं कर सकता था, इवन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए सरकार से आपको परमिशन वहां पर लेना पड़ता था, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन होता था, लेकिन वो भी सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही ज्यादा कंसंट्रेशन था, लेकिन उतना वो नहीं। लैक ऑफ फोकस ऑन प्रॉफिट and with other social responsibilities, public sector did not have sufficient resource to augment investment in die economy, ठीक है। यानी कि अगेन वही बात है कि सरकार के पास, पब्लिक सेक्टर के पास उतना रिसोर्स ही नहीं था, पैसा नहीं था, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उस पर ज्यादा को खर्च करना पड़ता था, ओके। सरकार का फोकस प्रॉफिट पर नहीं था। हमने पढ़ा था पीएसयू वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ा था हमने कि जो पीएसयू था, सरकार का फोकस प्रॉफिट पर नहीं होता था, तो पीएचयू और का मोटो ही अलग होता था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती थी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होता था, उनका कभी भी जो फोकस था वो प्रॉफिट बनाना नहीं था। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी में, उस समय क्लोज्ड इकोनॉमी ही थी, हमारे यहाँ से तो उतना एक्सपोर्ट होता नहीं था, साथ ही साथ इंपोर्ट को भी हम सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमी हमारी एक तरीके से क्लोज थी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में बात करें जहां पर प्राइवेट सेक्टर आपके पास स्ट्रांग नहीं है, आप पब्लिक सेक्टर पर ही ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ रहा है, तो आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता है टू सेविंग एंड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो आपको बस एकमात्र ऑप्शन यही है कि सेविंग करें और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें, ठीक है। तो ये कुछ आपको ड्रॉबैक मिलेंगे कि इनिशियल टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट मॉडल रहता है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगेन ये सारी चीजें आपको आंसर राइटिंग में काफी मदद करेंगी, ये सबको आप लिख सकते हैं। लेकिन बाद के समय में 1991 का जो रिफॉर्म आता है, एलपीजी रिफॉर्म होती है, उसके बाद कुछ मॉडल्स में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद न्यू इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कहा जाता है, कुछ नए तरीके के मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर शिफ्टिंग होती है, इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था उसका शिफ्ट देखने को मिलता है। पहले जो इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी सरकार की, और सरकार के साथ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उसकी। अब यहाँ पर शिफ्टिंग आती है, कहाँ किस तरफ, क्वालिटी को मेंटेन करना है, टू टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इंटेंसिव, ओके, एंड फ्रॉम कैपेसिटी बिल्डिंग टू इफिशिएंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि इनिशियल में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का क्या ऑब्जेक्टिव था, उसका ऑब्जेक्टिव था क्वांटिटेटिव, उसका ऑब्जेक्टिव था कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके। अब ये शिफ्ट होके आने लगा किस तरफ, क्वालिटी पर, टेक्नोलॉजी पर, नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड इफिशिएंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो अभी शिफ्ट देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ मॉडल्स हैं जो हमें पढ़ना है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होता है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इसकी वजह से तो आपको इन्वेस्टमेंट लेवल भी बढ़ता है, और जो कोर इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी सप्लीमेंट करने में काम आता है। कोर इन्वेस्टमेंट मतलब ये ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं,
ओके, डाइवर्सिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू न्यूअर एरियाज, अलग अलग एरियाज में भी आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद एक आता है लेवरेज इन्वेस्टमेंट। लेवरेज इन्वेस्टमेंट को हम पीपीपी मॉडल भी कहते हैं, यानी कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलके एक साथ यहाँ पर काम करते हैं, उसको हम पीपीपी मॉडल कहते हैं। तो इसको लेवरेज इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ यूज होते हैं जनरली, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर यूज किया जाता है। लेकिन ये जो लेवरेज मॉडल या फिर जो पीपीपी मॉडल है, इसके अपने कुछ ड्रॉबैक भी है। पहला ड्रॉबैक ये है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं इस मॉडल में। तो इनके बीच में एक जो एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे क्लॉज वगैरह होते हैं जिनके बीच में लेके कुछ ट्रांसपेरेंसी और एम्बिग्यूटीज, ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, कुछ एम्बिग्यूटीज होती है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है ऐसे मॉडल में। तो ऐसे मॉडल के लिए क्या है ये कि जो इंटर डिस्प्यूट्स होते हैं यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में, इसके लिए आपके पास एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कोई रोड वगैरह बनाई जाती है, कोई ब्रिज वगैरह बनाया जाता है, तो वहां पर टोल इकट्ठा करने का सिस्टम होता है हमारे यहाँ। जो प्राइवेट कंपनी बनाती है वो टोल इकट्ठा करती है एक समय तक। तो ये जो टोल इकट्ठा किए जाते हैं प्राइवेट कंपनी के द्वारा, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे अपने टोल इकट्ठा करने का सब बना स्टेशन बना रखा है, वहां पर कुछ और भी चीजें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जैसे कि वहां पर कंप्लीट डिस्प्ले ऑफ द डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिस्प्ले होना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट था, कितना पैसा लगा, कब से कब तक का है, गवर्नमेंट का कितना शेयर है और प्राइवेट सेक्टर का कितना शेयर है, कितने समय तक यहाँ पर टोल इकट्ठा किया जाएगा कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो ये सारा डिस्प्ले वहां पर होना चाहिए, ये नहीं होता। इंक्लूडिंग टोल लेविड, ओके, पीरियड ऑफ लेविड, सारी चीजें। साथ ही साथ जो टोल जहां पर लिए लिए जाते हैं वहां पर क्या होता है कि राउंडेड ऑफ नहीं होता है, यानी कि जो प्राइस होते हैं राउंडेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल बात करें कि जैसे कि मान लीजिए वहां पर टोल है, अब टोल मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 247 रुपीज, दिस इज द टोल प्राइस। ठीक है, टोल फी है 247। अब ये 47 है, यानी कि जो कस्टमर होगा, जो पैसेंजर होगा, वो जनरली कितना पैसा देगा, 250 रुपए देगा उसको। 247 तो कोई नहीं देगा, बहुत ही उसमें कम हो गए। 3 रुपए कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से लौटाएगा? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चेंज। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ये जो फी है ये राउंडेड फिगर में। अब 247 को क्या कर दे, 250 कर दे। ठीक है, तो आपके लिए भी चेंज का इशू नहीं होगा। अगर वो 300 रुपए देता है तो आप 50 चेंज दे सकते हैं। 3 रुपए चेंज देना मुश्किल है और हर बार। ओके, वहीं कस्टमर के लिए भी मुश्किल है, उसको भी 47 रुपए चेंज देना पड़ेगा 200 के बाद। तो इसलिए कहा गया कि जो फीस वगैरह होती है इनको थोड़ा सा यहाँ पर राउंड ऑफ करने की जरूरत है। ओके, राउंडेड फिगर में होगा तो वो ज्यादा सही होता है। तो इससे जो रेवेन्यू लॉसेस वगैरह हो सकते हैं वो कम होगा, और इसके चक्कर में जो लंबी लंबी लाइन लगती है टोल पे, तो जो वेटिंग टाइम होगा उसको भी आप रिड्यूस कर पाएंगे। और इसका एक और तरीका है, वो क्या है, स्मार्ट कार्ड। अगर आप राउंड फिगर नहीं लेते हैं तो स्मार्ट कार्ड लेके आइए, तो उस स्मार्ट कार्ड से डायरेक्ट 247 कट जाएगा। जैसे आजकल है ना, आजकल सिस्टम है फास्टैग का। तो फास्टैग स्मार्ट कार्ड तो नहीं है, स्मार्ट कार्ड लाइक एटीएम कार्ड होते हैं। ठीक है, तो वो तो सिस्टम नहीं है। फास्टैग आपकी जो स्क्रीन होती है गाड़ी की, उस पर चिपकाए जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, और इसकी वजह से आपका सारा राउंड फिगर का भी इशू नहीं है, और जो वेटिंग टाइम है वो भी आपका कम हो जाएगा। तो ये स्मूथ प्रोसेस है। इसके अलावा इसमें ये कहा गया कि जो टोल कलेक्शन होता है वहां पर मल्टीपल गेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा रोड हो गया, ठीक है, यहाँ से एक रोड इधर से, इसमें ये पूरा एक स्ट्रेच हुआ रोड एक इधर से आ रहा है। यहाँ पर एक टोल बूथ होता है और एक यहाँ पर टोल बूथ होगा। यहाँ पर इसलिए कि यहाँ से जो इंटर करेगा वही, और यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ से जो इंटर करेगा उसके लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ से जो इंटर कर रहा है वो यहाँ पर आएगा, उसको कटाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या होगा कि यहाँ पर जाके उसको फिर कटाना पड़ता है या फिर उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि इसको आगे ही निकलना हो या फिर इस तरीके से जाना हो, तो ये वाला क्या करेगा कि यहाँ पर भी देगा और यहाँ पर भी देगा, या फिर पूरा स्ट्रेच का दिया हुआ है तो दूसरे उसको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। ठीक, तो इस यहाँ पर ये कहा गया कि जो मल्टीपल गेट्स होते हैं
इनको थोड़ा सा रेगुलाइज करने की जरूरत है। यहाँ पर इफिशिएंट आपको गेट्स बनाने की जरूरत है। अगर यहाँ पर किसी ने दे दिया एक बार टॉल, तो इसके पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसको यहाँ पर दिखाने की जरूरत ना पड़े और देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, या फिर आप कुछ ऐसा लेन बना दें कि यहाँ वाला जो इधर से ही आपको कहीं साइड से निकल जाए। ओके, इसके साथ मिक्स ना हो जो इधर से आ रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि अलग अलग टॉल पर सेम आदमी खड़ा होगा, उसकी गाड़ी खड़ी होगी, वेटिंग टाइम बढ़ेगा। ओके, इससे क्या होता है, अगेन टाइम इज अ कॉस्ट, प्राइस का यहाँ पर नुकसान होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की जरूरत है। उसके बाद इसमें एक और मॉडल की बात की गई, 4P इंक्लूड किया गया, यानी कि 3P तो है ही, उसके साथ एक एडिशनल P। ओके, दिस इज द 1P विद 3Ps। तो ये आपका PPP मॉडल होता ही है। दिस P मतलब क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें पीपल, पब्लिक, प्राइवेट, ये आपको पार्टनरशिप हो गया। ओके, so it will be in for the people centric investment, especially in special sector programs, sorry social sector programs। तो सोशल सेक्टर्स वाले प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाना है, कॉलेज बनाना है, ओके, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर पीपल को भी एक स्टेक होल्डर की तरह वहां पर यूज करना होगा या फिर इन्वॉल्व करना होगा। किस लिए, ये पीपल क्या करते हैं जनरली, क्या करेंगे यहाँ पर कि ये ऑडिट करने का काम करेंगे। जो ऑडिटर्स होते हैं उनके साथ ये मिलके काम करेंगे। इससे क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और पीपल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट कल्चर यहाँ पर डेवलप हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 4P वाला कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना है। इसके अलावा एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो आपको पता है, फॉरेन से पैसा, फॉरेन की कंपनियां होती है या फिर उनके इंडिविजुअल होते हैं, पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो कई तरीके के FDI हमारे यहाँ यूज होते हैं, जैसे कि होली ओन्ड सब्सिडरी हो गया, होली ओन्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब पूरा वो कंपनी खरीद लेते हैं, लेकिन उसका ऑनरशिप, उनकी ऑफिस जो होती है वो उनके यहाँ फॉरेन में रहती है। होली ओन्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो इंडिया की किसी कंपनी को उन्होंने खरीद लिया और उसका ऑफिस भी इंडिया में ही है। ज्वाइंट वेंचर भी होता है। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे या फिर सरकार के साथ भी मिलकर बनाएंगे, डिपेंडिंग ऑन की अलग अलग शेयर होगा। ओके, ज्वाइंट वेंचर इनटू एन एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस विद मैनेजमेंट कंट्रोल। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वहां पर भी ज्वाइंट बिजनेस वगैरह ले सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां बाहर की शेयर वगैरह खरीदती हैं दूसरे कंपनी की हमारे यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके कुछ मॉडल्स होते हैं FDI के भी अलग अलग तरीके के। अब ये सारे मॉडल्स जो है इंडिया में खुले हुए हैं, सारे मॉडल्स का यूज करके यहाँ पे बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट होती है वो FDI कैप्स यहाँ पर डिसाइड करती है कि किस सेक्टर में कितना FDI अलाउड होगा, और वो होता है 26, 49, 51, 74 और 100%। ये 5 तरीके की कैप्स होते हैं जो गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पर डिसाइड करने वाला काम ये DIPP करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंडर में आती है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फॉर्मेशन ये FDI कैप्स को टाइम टू टाइम सेक्टर वाइज ये नोटिफाई करने का काम करती है। ये जो FDI होते हैं इसके 2 डिस्टिंक्टिव एडवांटेज होते हैं। पहला ये कि ऑगमेंटिंग द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी एडिशन में कुछ और आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बेनिफिट हो जाता है। दूसरी चीज ये हो जाती है मीटिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की करेंट अकाउंट डेफिसिट होती है, तो बाहर से जो पैसा आएगा वो भी क्या करता है, उसमें कंपनसेट करने का काम करता है। तो ये 2 तरीके से FDI के आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाएंगे। इसके अलावा एक मॉडल है सेक्टर स्पेसिफिक मॉडल, यानी कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में यहाँ पर पैसा लगाने की बात की जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ इसके लिए आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। SEZ के बारे में आपने पढ़ा होगा, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन्स के बारे में भी पढ़ा होगा। खास करके इसके बारे में हमने तो पिछले के कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है, जहां पर हमने बात की थी कि ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलप करते हैं। क्या, इंटीग्रेटेड टाउनशिप। हमने वहां पर एग्जाम्पल भी लिया था NTPC का, कि जहां पर NTPC का इंडस्ट्री होता है वहां पर उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए क्वार्टर्स भी बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल की सब व्यवस्था होती है। तो ये क्या होता है, टाउनशिप डेवलप किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा वहां पर। तो ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन के तहत है। तो आपको ये भी पता है कि ये जो मॉडल्स होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर NMIZ, इनके अंडर में सरकार कुछ कंसेशन देती है, टैक्स के मामले में भी कंसेशन दिया जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि GDP में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका
शेयर 25% तक बढ़ा के किया जाए, इनका ये मोटो है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पर डबल करने की बात की गई है सेम पीरियड में। ओके, तो जो आपको फिजिकल बेनिफिट्स ACZ में मिलते हैं वो सारे के सारे आपको NMIZ में भी अप्लाई किए जाते हैं। तो इसलिए इनको इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के भी नाम से जाना जाता है। तो एक क्लस्टर की तरह भी यहाँ पर काम करता है। वेंचर कैपिटल की बात करें तो आपने सुना होगा कि वेंचर कैपिटल में क्या होता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को। ठीक है, जो स्टार्टअप्स कंपनी होती है या फिर स्मॉल बिजनेस होता है, तो ये या तो शेयर ले लेते हैं या शेयर के अलावा भी बिना शेयर के भी वो पैसा लगाते हैं रेवेन्यू मॉडल के बेसिस पर कि आपके पास जितना रेवेन्यू होगा उसका हम एक पैसा, एक शेयर वहां से हम लेंगे। ठीक है, तो कई तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है स्टार्टअप या फिर छोटे कंपनियों में। तो जनरली जो वेल ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम एंजल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन, जैसे आपने सुना होगा कि रतन टाटा ने कहीं किसी कंपनी में पैसा लगाया, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह भी होते हैं जो पैसा लगाते हैं, या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स वगैरह भी होती हैं वो लगाती हैं। तो ये कभी कभी टेक्निकली फॉर्म में भी मदद करते हैं या फिर कभी कभी ये मैनेजरियल एक्सपर्टाइज के द्वारा भी ये मदद वहां पर करते हैं। एक होता है क्लस्टर इन्वेस्टमेंट। क्लस्टर इन्वेस्टमेंट का मतलब कि एक एरिया वाइज एक क्लस्टर वहां पर बना दिया गया टू प्रमोट, लाइक जैसे कि हैंडलूम हो गया, तो मान लीजिए कि एक कोई स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर हैंडलूम इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप होती है। ओके, तो वहां पर हैंडलूम के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ एरिया जैसे कि लेदर हो गया, गारमेंट्स वगैरह हो गए, ब्रास वेयर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जहां पर स्पेसिफिक एरिया में बनाए जाते हैं। उसी तरीके से जूट हो गया, कॉटन हो गया, जैसे कॉटन आपको ज्यादातर आपको डेक्कन के एरिया में मिलता है तो वहाँ एक क्लस्टर हो गया कॉटन के लिए। जूट ज्यादातर आपको ईस्टर्न इंडिया की तरफ उगाया जाता है तो वहां पर एक क्लस्टर हो गया। ठीक है, तो एक ग्रुप वाइज एरिया वाइज यहाँ पर टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट, जो PPP मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इसके तहत बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कि BOT होता है, BOOT होता है, ओके, दिस इज द ट्रांसफर। एक BO होता है, BLT, BPFO, DBFO, DBOT एंड DCMF। इनका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में सीधा आता है। ओके, तो जैसे BOT क्या हुआ, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसमें PPP मॉडल है, चूंकि ये सारे PPP मॉडल है, याद रखना है। अब इसमें क्या करती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्ड करेगी, रोड बनाएगी, रोड को ऑपरेट करेगी। ऑपरेट इन द सेंस कि एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड तक वो टोल इकट्ठा करेगी। तो उस टोल इकट्ठा करने के बाद मान लीजिए कि उसको 15 साल तक टोल इकट्ठा करना है वहां से, तो टोल वो क्या होगा, वो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, वो लेके वहां से निकलेगी, साथ ही साथ वो प्रॉफिट होगा। तो जब उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों निकल जाएगा 15 साल में, उसके बाद वो क्या करेगी, उस ब्रिज, उस रोड को वो गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर कर देगी गवर्नमेंट को, देन इट इज कॉल्ड बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। तो ये सारा PPP के अंडर में आता है, याद रखना है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों यहाँ पर काम करें। इन सबका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, सीधा फुल फॉर्म आता है एग्जाम प्रीलिम्स में। इसके अलावा कुछ मॉडल जैसे कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या होता है कि ये भी PPP मॉडल ही है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक परसेंटेज यहाँ पर देती है। ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर काम स्टार्ट करे। बाकी जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट होता है वो डेवलपर के द्वारा दिया जाता है। मान लीजिए 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, तो 100 करोड़ में मान लीजिए कि 30 करोड़ यहाँ गवर्नमेंट ने दे दिया, बाकी का जो रिमेनिंग हुआ 70 करोड़ यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर देता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर पैसा लगाते हैं। दिस इज द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। एक होता है स्विस चैलेंज मॉडल। ये स्विस चैलेंज मॉडल क्या होता है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अगर मुझे ये लगता है कि यहाँ पर एक जगह है जहां पर रोड एक बनाया जाना चाहिए, ठीक, तो मैं इस प्रपोजल के साथ गवर्नमेंट के पास जाऊंगा कि यहाँ पर ये एक एरिया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर रोड बनाया जाए तो ये काफी बेहतर हो सकता है, इससे काफी बेनिफिट भी होगा। ठीक है, तो ये प्रपोजल गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्रपोजल किसी प्राइवेट कंपनी का है, मेरा है, और मैं लेके उस गवर्नमेंट के पास में ये पहुंचा। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको स्विस चैलेंज मॉडल कहा जाता है, जहां पर वो प्रोजेक्ट प्रपोज किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, नॉट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है
कि इसको कंसिडर करेगी, इसको स्टडी करेगी कि सही में यहाँ पर क्या ऐसी सिचुएशन है, क्या यहाँ पर इसकी जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फिर डिसाइड करेगी कि हमें ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट को अगर करना होगा तो फिर वो पीपीपी मॉडल पर ये काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्विच मॉडल इसको कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट इसको प्रपोज नहीं करती। सेकेंड, वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग में क्या होता है कि एक ग्रांट दिया जाता है प्रोवाइड टू प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ यूजुअली हैविंग लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में काफी वक्त निकलता है, ठीक है, बनाने में, साथ ही साथ वहां से प्रॉफिट लेने में भी आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक रोड आपको बनाना है तो बनाने में आपको 5 साल लग गया, जितना कॉस्ट लगा उसको रिकवर करने में आप टोल इकट्ठा करेंगे 15 साल और लग गया। तो इस रोड के बेनिफिट को लेने में, प्रॉफिट को लेने में कितना समय लग जाएगा? 20 साल लग जाएगा। तो ये हो जाता है इसका जेस्टेशन पीरियड। तो वैसे प्रोजेक्ट जहां पर जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है, उसको प्रॉफिट आने में बहुत समय लगता है, तो वहां पर यहाँ क्या होता है कि कुछ ग्रांट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग इसको कहा जाता है। अब ये बात है कि इतने सारे जो हमने मॉडल पढ़ा, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इनमें से इंडिया के लिए कौन अच्छा है, कौन सा काम सही तरीके से इंडिया में करेगा? तो एक्चुअली क्या है कि इसमें से कोई भी मॉडल जो है वो किसी दूसरे का अल्टरनेट नहीं। ये सभी मॉडल्स अपने आप में सही है, डिपेंडिंग ऑन द थिंग कि कौन से सेक्टर में कहां पर और क्या चीज आपको डेवलप करनी है, उसके अकॉर्डिंग इन मॉडल्स के यूज किया जाता है। अदरवाइज कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक मॉडल सही है। आपने बहुत न्यूज में पढ़ा होगा कहीं पर वायबिलिटी गैप फंडिंग भी की जाती है, कहीं पर आपको एन्युटी मॉडल पर भी लाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कह नहीं सकते कि एक दूसरे से सही है। साथ ही साथ अब गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का रोल एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, प्रोवाइडिंग पॉलिसी सपोर्ट। पॉलिसी सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कुछ एक्ट्स ऐसे लेके आए कि ये काम करने में जरूरी हो, या एग्जिस्टिंग एक्ट जो है उनमें अमेंडमेंट किया जाए, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स होते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, या फिर हम बिजनेस को इस मॉडल की तरह और डेवलप किया जाए, बिजनेस करना वहां पर आसान हो पाए। ठीक है, जो हमें लेने पड़ते हैं, परमिशंस वगैरह लेने पड़ते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, वो काफी आसान हो जाए। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर एक फैसिलिटेटर की तरह यूज करना चाहिए और एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम बनाना चाहिए जहां पर बिजनेस करना आसान हो जाए। ठीक है, ये इसके साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि पार्टनरशिप अप्रोच इज नॉट टू प्रिवेंट बट टू अलाउ और फाइंडिंग द वे ऑफ गेटिंग थिंग्स परफॉर्म। ओके, यानी कि पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि किसी को रोकना नहीं बट अलाउ करना। यानी कि अगर गवर्नमेंट भी किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप अगर बन जाती है तो फिर वहां पर क्या होगा, अगर आपको कोई क्लियरेंस लेना हो, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से आपको क्लियरेंस लेना हो, आसान हो जाएगा क्योंकि खुद गवर्नमेंट उसमें पार्टनरशिप है। ठीक है, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपको अलाउंस लेना हो तो आसान हो जाएगा। ओके, तो इसलिए क्या करता है ना कि गवर्नमेंट यहाँ पर अगर पार्टनरशिप बनती है तो ये क्या करता है कि आपके प्रोजेक्ट की वायबिलिटी जो होती है वो बढ़ सकती है और ज्यादा समय तक यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट लटक नहीं सकता है। ओके, एंड थ्रू ऑल्सो बाई पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके, इट इज नॉट शॉर्ट circuiting of laid down procedure but looking at them positively. It is about giving speedy clearance through single window approach both the central as well as government level. Okay, single window approach यानी कि गवर्नमेंट डेफिनेटली अगर आपकी पार्टनर हो जाती है तो जो भी क्लियरेंस वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उनको लेना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पीपीपी मॉडल होता है एक बैरियर की तरह काम नहीं करता है। हाँ, हर चीज के अपने शॉर्टकम्स होते हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। बस एक तरीके से ये आपको क्लियरेंस लेने में ज्यादा आपको सहूलियत भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस तरीके से सारा का सारा चैप्टर हमारा ये इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आधारित था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 12 चैप्टर में। थैंक यू एंड